हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत त्रिपाठी है और हम नेटवर्किंग के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग को समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने मिस्टर बहरोज ए फ्रोजन की बुक डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग को रेफर किया है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आप सभी OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परिचित हैं। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला सब लेयर डेटा लिंक कंट्रोल है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमिंग, फ्लो और एरर कंट्रोल है, जबकि दूसरा सब लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड लिंक में डेटा एक्सेस को कोऑर्डिनेट करना है। मतलब अगर एक शेयर्ड लिंक पे बहुत सारे डिवाइसेस एक्सेस कर रहे हैं तो इस तरीके से एक्सेस करें कि उनका डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाए। खैर, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। हमें आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेमिंग, उस पर कंसंट्रेट रहना है। तो फ्रेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये अब तो इतना क्लियर होगा कि ये कॉन्सेप्ट डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्पेसिफिक होंगे तो डेटा लिंक लेयर में ये डेटा लिंक कंट्रोल सब लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि आप जानते हैं, OSI मॉडल क्या जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है? फिजिकल लेयर में बिट्स सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। डेटा लिंक लेयर इन बिट्स को फ्रेम्स में पैक करता है। ठीक ये उसी तरह से है जैसे हम लेटर को एनवेलप में पैक कर देते हैं, लिफाफों में पैक कर देते हैं, जिससे एनवेलप में लिखी इंफॉर्मेशन और लेटर में लिखा जो कंटेंट है वो सेपरेट रहता है, मतलब अलग रहता है। एनवेलप एक बाउंड्री या एक सीमा भी निर्धारित करता है और साथ ही साथ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस भी डिफाइन कर देता है। मतलब लेटर कहाँ से चला और उसे कहाँ पे पहुंचना है ये भी उस पर स्पेसिफिक कर देता है, और कंटेंट और जो एड्रेस फील्ड है ये सेपरेट रहती है। ठीक इसी प्रकार नेटवर्किंग में भी फ्रेमिंग सोर्स और डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है। मतलब जो फ्रेम्स हैं ये डेटा को डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है, और ये सोर्स और डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है कि फ्रेम को कहाँ से चला है और कहाँ तक जाना है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से डिफरेंट डेस्टिनेशंस को जाने वाले फ्रेम्स एक दूसरे से अलग रहेंगे। एक दूसरे से मतलब एक ही मीडियम पे डिफरेंट सोर्सेज और डेस्टिनेशंस के लिए जो फ्रेम्स होंगे वो अलग अलग रहेंगे। फ्रेम्स को हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप कंटेंट में देख रहे हैं, फ्रेम्स आर नथिंग बट मैनेजेबल ग्रुप ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब फ्रेम क्या है? फ्रेम बहुत सारे बिट्स का समूह है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक मैसेज के सारे बिट्स एक ही फ्रेम में ट्रांसमिट नहीं किए जाते। ऐसा नहीं होता कि हम एक ही मैसेज के सारे बिट्स को एक फ्रेम में ट्रांसमिट करके भेज देंगे। ऐसा अगर करते हैं तो ये पहली बात तो रियलिस्टिक नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और दूसरी ये बहुत सारे डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर अप्लाई होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जैसे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं डेटा लिंक के द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो एरर और फ्लो कंट्रोल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हम जो भी मतलब बिट्स हैं, तो एक मैसेज के सारे बिट्स जो हैं वो एक साथ ट्रांसमिट ना करके बल्कि अलग अलग ग्रुप ऑफ बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर अलग अलग ग्रुप ऑफ बिट्स को अलग अलग फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट करके ट्रांसमिट करते हैं। मतलब अलग अलग जो बिट्स हैं वो अलग अलग हमने कुछ बिट्स का जैसे 12,000 15,000 बिट्स के फ्रेम्स बना लिए, अलग अलग फ्रेम्स बना लिए, और फिर उनको हम ट्रांसमिट कर दिए। तो फ्रेम्स में क्या है? एक्चुअली फ्रेम्स में क्या है? मैनेजेबल ग्रुप ऑफ बिट्स, और यही फ्रेम की डेफिनेशन भी होगी। टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, इसमें आपकी फिक्स साइज फ्रेमिंग और वेरिएबल साइज फ्रेमिंग, दो टाइप की फ्रेमिंग होती है। फ्रेम्स जो हैं वो फिक्स और वेरिएबल साइज दोनों तरह के हो सकते हैं। फिक्स साइज फ्रेमिंग में क्या होगा? फिक्स साइज फ्रेमिंग में हमें बाउंड्रीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। मतलब फ्रेम्स की बाउंड्रीज हमें डिफाइन नहीं करना, क्योंकि फ्रेम की जो साइज होती है वही उसकी बाउंड्री डिसाइड कर देती है। जैसे ATM वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड
एक वाइड एरिया नेटवर्क है, इसकी बात करें तो इसमें एक जो सेल की साइज होती है 53 बाइट्स होती है। तो 53 बाइट्स अपने आप में है कि भाई ये पहला बाइट है और ये 53वां बाइट है। तो जो साइज है वो खुद ही एक डेलीमीटर का काम कर रहा है, एक बाउंड्री का काम कर रहा है। जबकि वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में ये डिसाइड नहीं हो पाता कि फ्रेम की एक्चुअल साइज क्या है, क्योंकि फ्रेम्स जो है वो अलग अलग साइजेस हो सकती हैं उनकी, इसलिए इसे वेरिएबल साइज फ्रेमिंग भी कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है, इसलिए हमको स्टार्ट और एंड ये डिफाइन करना पड़ता है। ये जो फ्रेम्स होते हैं इसमें प्रोटोकॉल खुद डिफाइन करता है कि भाई ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम होगा, ये एंड ऑफ फ्रेम होगा, जिससे जो रिसीवर है ये समझ पाए कि ये पहला फ्रेम का स्टार्ट है और ये उस फ्रेम का लास्ट बाइट है। तो इसलिए जो है वो वेरिएबल साइज फ्रेम में हमें स्टार्ट एंड एंड को हमें डिफाइन करना पड़ता है। और ये जो टेक्निक्स हैं ये मेनली लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज की जाती हैं। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग फिक्स साइज फ्रेमिंग जैसा कि साइज ही डेलीमीटर है, साइज ही डिफाइन कर देता है बाउंड्री को, लेकिन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में हमने देखा कि हमें खुद डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन होगा ये चीज, अब ये हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं करेंगे, इसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है नेटवर्किंग में सब कुछ प्रोटोकॉल ही है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो रही हैं। उसी हिसाब से स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम को डिफाइन करने के लिए कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स को बनाया गया है। अब कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होते हैं? कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल डेटा टू बी कैरिड आर 8 बिट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम अ कोडिंग सिस्टम सच एज ASCII। अब आप यहाँ देखिए डेटा लिंक लेयर में ये डेटा का फॉर्मेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, चूंकि भाई फिक्स तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये 1 बाइट एक कैरेक्टर 1 बाइट मतलब 8 बिट, तो 1 कैरेक्टर 1 बाइट या 8 बिट बोले, बात वही है। इसमें जो डेटा होता है वो 1 बाइट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, 1 बाइट तमाम सारे डेटा ग्रुप्स हैं। तो हेडर, अब आप सबको पता ही होगा कि हेडर जो फील्ड्स होती है किसी भी फ्रेम फॉर्मेट में, जो हेडर फील्ड्स होती है वो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को डिफाइन करती है। और सबसे बड़ी बात कि जो डेटा लिंक लेयर है यहाँ पर डेटा ये कह सकते हो कि ट्रेलर फील्ड भी इंक्लूड किया जाता है डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर ही एक ऐसी लेयर है जहां पर ट्रेलर फील्ड भी इंक्लूड करते हैं। और ये किस लिए इंक्लूड करते हैं? ये इंक्लूड करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। मतलब यहाँ कुछ रेंडेंट बिट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं जो एरर को डिटेक्ट करते हैं। मतलब डेटा में अगर कुछ एरर होता है तो ये डिटेक्ट करने का काम जो है वो ट्रेलर फील्ड्स का होता है। तो ये एरर डिटेक्शन करेक्शन अपने आप में टॉपिक है, और ये जो ट्रेलर फील्ड्स हैं ये इसी स्पेशल बिट्स को कैरी करते हैं। ये भी मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स में ही रहते हैं। अब बात करते हैं स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम की। तो स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम ये आपका फ्लैग फील्ड डिसाइड करेगा। तो जो देखिए, चूंकि जिधर हेडर है डेटा डायरेक्शन उधर ही होगा, फ्लो डायरेक्शन उधर ही होगा, डेटा का फ्लो उधर की ही तरफ होगा। ये एरो आप देख रहे हैं, ये फ्लैग फील्ड है। तो ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम को बताएगा और ये एंड ऑफ फ्रेम को बताएगा। To separate one frame from the next, an 8-bit या 1 byte flag is added at the beginning and end of the frame. The flag composed of protocol dependent special characters signals the start or end of frame. ये start और end of frame को बताएगा, और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टार्ट और एंड के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये फ्रेम इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये जो फ्लैग फील्ड है ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम को बताएगा, और ये वाला जो फ्रेम ये कह सकते हो ये जो फ्लैग फील्ड है ये एंड ऑफ फ्रेम को बताएगा। ठीक है, तो जब रिसीवर इस फ्लैग को रिसीव करेगा तो उसे लगेगा ठीक है ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम है। ठीक है, और जब यहाँ पे आएगा, जब ये फ्रेम उसे रिसीव होगा और इस फ्लैग तक पहुंचेगा तो समझेगा ठीक है ये एंड ऑफ फ्रेम है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि जो स्टार्ट और एंड के लिए जो हम फ्लैग फील्ड यूज कर रहे हैं ये डेटा का पार्ट भी तो हो सकता है। अगर ऐसा होगा कि ये डेटा का पार्ट है तब तो ये इस फ्लैग फील्ड अगर डेटा का पार्ट बन गया तब रिसीवर तो गलती से इसी को एंड ऑफ फ्रेम समझ लेगा और रेस्ट ऑफ डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, जो प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस किया कि एनी पैटर्न यूज्ड for the flag could also be part of the information. If this happens, the receiver, when it counters this pattern in the middle of the data, thinks it has reached the end of the frame. ठीक है,
तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं बाइट स्टफिंग स्ट्रेटजी से, या इसी को कैरेक्टर स्टफिंग स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। स्टफिंग का होता है सैंडविच कर देना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा में एक एस्केप कैरेक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। एक स्पेशल बाइट है, उसको एस्केप कैरेक्टर कहा जाता है। इस स्पेशल बाइट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये फ्लैग फील्ड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ESC फील्ड यूज करेंगे, एक स्पेशल बिट पैटर्न एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं उसको यूज करेंगे। तो जब ये डेटा ऐसे जाएगा, तो जैसे ये मान लीजिए ये फ्लैग है, अब ये फ्लैग यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन वो फ्लैग डेटा है, तो कहीं डेटा है तो वो रिसीवर इससे डेटा ही समझे, इसके लिए यहाँ पर हम एक एस्केप कैरेक्टर लगाएंगे। तो जब ये एस्केप कैरेक्टर पाएगा, ठीक है, तो ये अगले वाला जो फ्लैग है वो एक्चुअली डेटा है, तो जो अगला वाला फ्लैग है उसको एंड ऑफ फ्रेम ना समझकर डेटा का पार्ट समझेगा और इसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है। इसमें भी देखिए एक प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी समझाया वो चीज यहाँ लिखी है कि whenever the receiver encounters the ESC character, it removes it from the data section and treats the next character as data, not a delimiting flag। तो फ्लैग ना समझकर डेटा समझेगा और उसको रिसीव कर लेगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर और क्या हो सकती है कि बाइट स्टफिंग बाय द एस्केप कैरेक्टर allows the presence of the flag in the data section of the frame, but it creates another problem that if the text contains one or more escape characters followed by a flag, then the receiver removes the escape character but keeps the flag, which is incorrectly interpreted as the end of the frame। बात यह है कि अगर हम escape character को यूज कर रहे हैं और क्या हो अगर वो भी escape character डेटा का पार्ट हो जाए। बात यह है कि जो जिस escape character को हम यूज कर रहे हैं कि नेक्स्ट वाला जो मेरा फ्लैग है वो डेटा की तरह समझा जाए, लेकिन अगर वो escape character भी डेटा का पार्ट हो जाए तो फिर क्या होगा। देखिए ये पूरा सिनारियो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए द एस्केप कैरेक्टर दैट आर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट मस्ट आल्सो बी मार्क्ड बाय अनदर एस्केप कैरेक्टर। इन अदर वर्ड्स, if the escape character is part of the text, an extra one is added to show that the second one is part of the text। Figure shows the situation। इसमें आप ये चीज देख रहे हैं कि जो हमारा डेटा है, अब देखिए मैंने क्या किया है, ये जो डेटा है इस पे दोनों चीजें ले ली हैं, मतलब दोनों सिचुएशंस। एक तो वो सिचुएशन इसमें ठीक है ना, डेटा एकदम नॉर्मल है, कोई फ्लैग का डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब फ्लैग की तरह कोई डेटा यहाँ पे नहीं है, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई। लेकिन और एक सिचुएशन क्या होगी कि फ्लैग डेटा का पार्ट हो गया, उसके लिए मैंने एस्केप कैरेक्टर यूज किया। लेकिन क्या होगा अगर फ्लैग और एस्केप दोनों ही डेटा का पार्ट हो जाए, तो इस सिचुएशन को यहाँ समझाया गया है कि फ्लैग और एस्केप दोनों ही डेटा का पार्ट है। देखिए यहाँ पर डेटा फ्रॉम अपर लेयर, मतलब डेटा जो नेटवर्क लेयर से मान लीजिए आ रहा है, जो हमारा रिसीव हो रहा है कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर पे, ये डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लैग और ESC दोनों चीजें हैं, यहाँ पे ये स्टफ होगा, दोनों फ्लैग और ESC स्टफ होगा, ठीक है। अब ये जो ESC है ये मार्क्ड होगा अनदर ESC के द्वारा, ठीक है, और ये जो फ्लैग है ये भी हम अनदर ESC से मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जब ये रिसीवर के पास जाएगा तो ये समझ लेगा कि ठीक है फ्लैग है, ठीक है, हेडर है, अब ये ESC मिला। तो जब ये ESC मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये तो एक्स्ट्रा ESC है ना, इसको क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है, और इस फ्लैग को डेटा के तौर पे रिसीव कर लेगा। फिर ये आगे पहुंचेगा, फिर देखेगा ये ESC है, तो इस ESC को फिर ये हटा देगा, ठीक है, और अगले वाले को डेटा के तौर पे रिसीव करेगा, ठीक है। और फिर आगे ट्रेलर फील्ड है और ये फ्लैग फील्ड, ये फ्लैग फील्ड तो है ही एंड ऑफ फ्रेम बताने के लिए, यहाँ पर फ्रेम का एंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ दिखा है कि दोनों चीजें क्या हो गई हैं, अनस्टफ हो गई हैं और एक्चुअल डेटा जो है वो रिसीव हो गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। Character under framing is suitable when only text exchanged by the data link layer। तब डेटा लिंक लेयर तब के लिए सुटेबल है जब सिर्फ टेक्स्ट हम एक्सचेंज करते हैं, ये ग्राफ्स, इमेजेस और ऑडियो वीडियो के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। और आज के दौरान में जब हम बहुत सारी चीज़ें 16 बिट 32 बिट करेक्टर्स आ चुके हैं, यूनिकोड और बहुत सारी कोडिंग स्कीम्स आ चुकी है, ठीक है, वहाँ भी ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम आज के टाइम में जो है वो यूनिकोड को यूज़ करते हैं। तो जबकि ये जो यूनिकोडिंग स्कीम मेनली यूज़ करता है वो आर्स की है, और यही रीज़न है ये आज के सिनारियो में इतना ज़्यादा नहीं बैठ पाता, सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो हमारी टेंडेंसी है वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की तरफ मूव करने की है, ठीक है, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल
हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। उम्मीद है आपको क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।